और क्वेश्चन इज प्रूव दैट द डायगोनल ऑफ द आइसोसेलेस ट्रिपलजाइड आर इक्वल। ऐसा ट्रिपलजाइड जिसके डायगोनल्स इक्वल्स होते हैं वो आइसोसेलेस कहलाता है। बट यहाँ पे रिवर्स आपने ये चीज़ प्रूव करनी है कि डायगोनल्स ऑफ द आइसोसेलेस ट्रिपलजाइड्स आर इक्वल। डायगोनल्स क्या होते हैं? जो आपके पास क्रॉस पे ये लाइंस जो होती हैं किसी भी कोऑर्डिनेटर की, किसी भी स्क्वायर की, उसको आप डायगोनल्स कहते हैं। और इस ये वाला डायगोनल और ये वाला डायगोनल, ये दोनों डायगोनल्स आपस में इक्वल हैं। ये चीज़ हमने यहाँ पे प्रूव करनी है। सो लेट अस कंसीडर द ट्रिपलजाइड इन कोऑर्डिनेट सिस्टम हैविंग वर्टिसेस। हमने इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम में ले लिया जिसके वर्टिसेस यहाँ पे आपने 0,0 ले लिए, एंड देन a,0, b,c, d,e हैविंग डायगनल्स की लेंथ आप देख सकते हैं कि ये जो a से लेकर c तक है, b से लेकर d तक है। एज शोन इन फिगर वी हैव टू शो दैट द डायगनल्स ac एंड bd of this isosceles trapezoid are equal. So for the proof, since in isosceles trapezoid AB is parallel to CD, जो इसमें AB लाइन होती है वो पैरेलल होती है किसके? CD के। AB लाइन कौन सी है? सो AB लाइन हमारे पास ये है, एंड CD लाइन ये है। ये दोनों लाइन्स आपस में क्या है? इक्वल है। सॉरी, इक्वल नहीं है, पैरेलल है। अगर ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, इट्स मीन डैट कि ई पॉइंट जो है वो आपके पास किसके बराबर है? सी के बराबर है। अब ई पॉइंट सी के बराबर कैसे होगी? इधर आप हम फिगर से समझेंगे कि ई पॉइंट है कौन सा। सो ई पॉइंट आपके पास ये पॉइंट है। ये क्या है? वाई एक्सिस की वैल्यू है। ओरिजिन से लेकर वाई एक्सिस का डिस्टेंस है ये डिस्टेंस इस एरिया के लिए भी सेम है, इस पॉइंट के लिए भी सेम है जो कि आपके पास डी पॉइंट है, और ये डिस्टेंस इस सी पॉइंट के लिए भी सेम है। इट्स मीन डैट ये जो सी है आपके पास ये बराबर है बी के, राइट? सो सॉरी, बी के नहीं, ई के। ये जो ई है ये सी के इक्वल है, यानी कि दोनों के वाई कोऑर्डिनेट जो हैं, इन दोनों पॉइंट्स के वाई कोऑर्डिनेट सेम है। दूसरी चीज़ हम ये प्रूव कर सकते हैं कि सिंस वी हैव गिवन आइसोसेलेस ट्रिपलजाइड, सो ए डी इज इक्वल्स टू बी सी। ए डी जो है वो बी सी के इक्वल है। ये जो ए सी है, सॉरी, ए डी जो है ये बी डी के इक्वल है। ये दोनों लाइन्स आपस में इक्वल है। कौन कौन सी? एक ये लाइन और एक ये लाइन। अगर ये दोनों लाइन्स इक्वल हैं तो हम इसका डिस्टेंस निकालें और इसका डिस्टेंस आप निकालें और उन दोनों को इक्वल रख दें तो हमारे पास एक और कंडीशन आएगी। सो यहाँ पे हमने यही किया है कि ये दोनों डिस्टेंस निकालें। ये दोनों डिस्टेंसेस आप कैसे निकाल सकते हैं? ये 0,0 है, ये d,e है। इसको आप निकाल लें d-0, e-0 का स्क्वायर। सो ये आ जाएगा d² c², क्योंकि यहाँ पे e नहीं है, अब c है। अब आपका जो कोऑर्डिनेट है वो कौन सा है? d, c है, ये वाला जो कोऑर्डिनेट है। सो d² c² अंडर रूट, ये आपके पास ए डी आ गया। सिमिलरली यहाँ पे आपके पास b-a का होल स्क्वायर और c-0 का होल स्क्वायर। सो ये हमारे पास ये डिस्टेंस आ गया। इन दोनों डिस्टेंसेस को हमने इक्वल रखा। स्क्वायरिंग बोथ साइड करें, इसके रूट उड़ा दें, एंड देन आपका जो c है वो c से कैंसिल हो रहा है। तो फाइनली हमारे पास बच रहा है d इज इक्वल्स टू b-a, d इज इक्वल्स टू b-a। सो ये जो d है ये किसके बराबर आ गया? b-e के बराबर आ गया, सॉरी, ठीक है। d इज इक्वल्स टू b-a के बराबर आ गया, सही है। सो b-a के बराबर अगर ये आ गया, b-a के इक्वल आ गया, सो इट्स मीन डैट कि आपका जो फाइनल डी कोऑर्डिनेट है, अब आपके पास डी कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? डी की जगह पे a-b आ जाएगा। a-b भी हम इसको ले सकते हैं। डी इज इक्वल्स टू, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है तो इसको आप a-b ले लें। और फाइनली हमारा जो डी कोऑर्डिनेट है वो क्या बन गया? कुछ इस तरह से बन गया a-b, c। ओके, सो अब हम डायगोनल्स की लेंथ की तरफ जा रहे हैं। ए सी की लेंथ निकालेंगे। सो ए सी की आपने लेंथ निकाली, ए सी की लेंथ ये आ गई।
अब हमने एक और काम करना है कि आपने लेंथ निकालनी है बी डी की। सो कि बी डी आपके पास दूसरा डायगोनल है ये वाला, ठीक है। इसकी लेंथ निकाल लेते हैं। सो इसकी लेंथ निकाली तो फाइनली हमारे पास इसकी लेंथ भी आ गई। ये लेंथ बी स्क्वायर अंडर रूट बी स्क्वायर सी स्क्वायर आई है और ये लेंथ भी बी स्क्वायर सी स्क्वायर आई है अंडर रूट। सो इट्स मीन डैट दोनों लेंथ आपस में इक्वल है। तो हमने ये चीज़ प्रूव कर दी, द डायगोनल ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर equal. Next question is prove that the distance between the midpoint of the non-parallel side of the trapezoid equal half the sum of the length of the parallel side. इस चीज़ को ज़रा आपने प्रॉपरली समझना है। पहले अगर क्वेश्चन समझ आ जाएगा तो उसके बाद हम इसकी सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। प्रूव दैट द डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट ऑफ द नॉन पैरेलल साइड। ट्रेपेजॉइड के अंदर दो साइड्स होती हैं, एक ये साइड और एक ये साइड। ये दोनों साइड्स आपस में पैरेलल हैं। पैरेलल कहते हैं कि दोनों की स्लोप बराबर हो, यानी कि ये भी इस तरह से एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वाले, ये भी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। ये लाइन वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी नहीं है और एक्स के अलॉन्ग भी नहीं है, एक ख़ास पैटर्न में इस तरह से। और ये वाली लाइन अगर ऐसी होती जैसे कि पैरेललोग्राम में होता है तो ये पैरेलल लाइन कहलाती, और ये पैरेलल लाइन नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे दोनों, ये जो दोनों लाइंस हैं, ये दोनों लाइंस पैरेलल नहीं है। तो इन दोनों लाइंस को आप क्या कहते हैं? नॉन पैरेलल साइड कहते हैं। फॉर द डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट ऑफ द नॉन पैरेलल साइड। अब इसकी मिड पॉइंट की बात हो रही है तो इसके मिड पॉइंट हमने मार्क कर लिए ई और एफ से। डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट ऑफ द नॉन पैरेलल साइड, तो ये इस डिस्टेंस की बात हो रही है कि डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट्स ऑफ द नॉन पैरेलल साइड। तो ये तो मिड पॉइंट्स हो गए नॉन पैरेलल साइड के और ये इसके दरमियान का डिस्टेंस हो गया। ओके, इक्वल हाफ ट्रेपेजॉइड नॉन पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपेजॉइड, ठीक है, किसके? ट्रेपेजॉइड के। इक्वल बराबर है हाफ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड। यानी कि आपने क्या करना है, इसकी लेंथ लेनी है और इसकी लेंथ लेनी है और उसको हाफ कर, दोनों को सम कर देना है पहले तो। यानी कि ए बी लेना है, फिर आपने डी सी लेना है, सी डी लेना है या डी सी लेना है, इन दोनों को सम कर देना है एंड देन इसका हाफ कर देना है, ठीक है। सो वो जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस किसके इक्वल आएगा? इस डिस्टेंस के इक्वल आएगा। क्वेश्चन अगर आपको क्लियर हो गया तो हम सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। सो आई रिपीट अगेन, प्रूव दैट डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट ऑफ द नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल्स, किसके इक्वल है? हाफ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स। सो पैरेलल साइड का की लेंथ देंगे, उसको हाफ कर देंगे। सो ये हमने यहाँ पे लिखी हुई है ये इक्वेशन, ये चीज़ आपने प्रूव करनी है। ई एफ जो कि मिड पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस है नॉन पैरेलल साइड के, बराबर है दोनों के सम और उसको हाफ कर दें, ठीक है। ये चीज़ आपने इसको प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम ए बी निकाल लेंगे, सी डी निकाल लेंगे, उसको हाफ कर लेंगे। तो ये कर लेते हैं। सो ए बी सी डी, तो ये काम आपने यहाँ पे अगेन रिपीट करना है, ये वाला कि ई जो है वो सी के बराबर प्रूफ करना है और डी की वैल्यू निकालनी है। सो ये आपने हर जगह करना होगा ट्रेपेजॉइड के अंदर। सो यहाँ पे हमने ई को सी के इक्वल प्रूफ कर दिया एंड देन सी ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ डी ए डी। ई जो है वो मिड पॉइंट है ए डी का। ई कौन सा पॉइंट है? ये वाला पॉइंट मिड पॉइंट है ए डी का। तो इसको हमने निकाल लिया जो कि डी बाई टू सी बाई टू आ गया। सिमिलरली एफ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। सो ये आपने निकाल लिया ए प्लस बी डिवाइड बाई टू सी डिवाइड बाई टू एंड देन इन दोनों का दरमियान का डिस्टेंस निकाल लिया जो कि डिस्टेंस आ गया आपके पास यहाँ पे, ये डिस्टेंस फार्मूला लगा के। अब दोनों पॉइंट्स आपके पास मौजूद है, कौन कौन सा? एक ये पॉइंट और इसके ऊपर वाला पॉइंट। तो इस वाले पॉइंट में से इसके एक्स पे से उसका एक्स माइनस करते हैं और उसके वाई में से इसका वाई माइनस करते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा। और फाइनली आपके पास जो रिज़ल्ट आया है इसका वो आया है ए प्लस बी माइनस डी डिवाइड बाई 2 यूनिट्स। नाउ अब हम ए बी डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ये आपने ई एफ डिस्टेंस निकाल लिया, ए बी डिस्टेंस निकालेंगे तो वो ए के इक्वल आया और सी डी डिस्टेंस निकाला तो वो आ गया आपके पास बी माइनस डी के। फाइनली हमने इस इक्वेशन में पुट कर दिया। जो ये इक्वेशन है ए प्लस बी माइनस डी डिवाइड बाई टू 1/2 ए प्लस बी माइनस डी। सो बी माइनस डी को आपने इस तरह ओपन करके लिख देना और फाइनली ये आपको नज़र आ रहा है कि दोनों साइड्स इक्वेशन के इक्वल आ गए। तो हमने ये चीज़ प्रूव कर दी जो स्टेटमेंट आपको क्वेश्चन में गिवन थी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ द
लोकस ऑफ द मूविंग पॉइंट सच दैट। इसका मीनिंग ये होता है कि लोकस लोकस कहते हैं आपने सिंपल हम अगर इसको उर्दू में कहें तो ये होता है रास्ता। लोकस एक पाथ, पाथ की आपने इक्वेशन बतानी है। ऑफ द मूविंग पॉइंट, एक पॉइंट है जो मूव कर रहा है, जैसे कि कोई भी पॉइंट है, वो ये एक पॉइंट ले लिया आपने, ये पॉइंट मूव करता है ऐसे करके कहीं भी स्पेस में, इधर ऐसे ऐसे करके मूव करता है। अब ये जिस रास्ते की तरफ जाता है, जिस तरह से मूव करता है, उसकी इक्वेशन आपने बनानी है। अब जो इसको मूव कराना है तो उसको मूव कराने के लिए कोई स्टेटमेंट होनी चाहिए हमारे पास, कोई वर्डिंग होनी चाहिए, किस तरह से मूव कराना है, कोई पैटर्न होना चाहिए जिसको हम वर्डिंग की फॉर्म में भी समझ सकें। वर्डिंग की फॉर्म में आपने समझते हैं और मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। सो ये आपके पास वर्डिंग फॉर्म है। द सम ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस इज़ ऑलवेज कॉन्स्टेंट। यानी कि लेट्स से कि हम ये फिगर कंसिडर कर लेते हैं कि ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है, द सम ऑफ इट्स डिस्टेंस, किसका डिस्टेंस, इस पॉइंट का डिस्टेंस और उनका सम, डिस्टेंसेस और उसका सम, द सम ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम द एक्सिस। यानी कि हमने एक इस एक्सिस से इसका डिस्टेंस लिया और एक इस एक्सिस से इसका डिस्टेंस लिया। इस डिस्टेंस को, ये वाले डिस्टेंस को इस वाले डिस्टेंस में आपने क्या कर दिया, ऐड करवाया। इस डिस्टेंस को इस डिस्टेंस में ऐड करवाया। द सम ऑफ इस डिस्टेंसेस फ्रॉम द एक्सिस, और ये जो डिस्टेंस आते हैं इन दोनों का जो सम आता है ये ऑलवेज कांस्टेंट आता है। कि इस पॉइंट को हम कहीं पे भी मूव कराएं, इधर ले जाएं या इधर ले जाएं या कहीं और ले जाएं, ये दोनों का सम का जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहे। सो इस तरह से आपने ये चीज़ प्रूव करनी है कि फ्रॉम द एक्सिस सम ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस इज़ ऑलवेज कांस्टेंट। सो कंसिडर पॉइंट मूविंग coordinate system moving from point P to Q according to given condition. Equation of moving point is x plus y is equals to constant. So क्या करना है आपने, ये x क्या चीज़ है, x एक्सिस से पॉइंट का डिस्टेंस है, y क्या चीज़ है, y एक्सिस से पॉइंट का डिस्टेंस है, बराबर क्या आना चाहिए, कांस्टेंट क्या आना चाहिए, तो x plus y is equals to कांस्टेंट। जस्ट सिंपल, ये आपके पास इक्वेशन आ गई है। जो उन्होंने कंडीशन दी थी उसके अकॉर्डिंग हमने इसकी इक्वेशन निकाली। नंबर 2 है द सम ऑफ the square of its distance from the fixed point, this and this, is constant. The sum of squares of distances from the fixed points, इससे और इससे, इस कांस्टेंट। यानी कि इसका डिस्टेंस यहाँ से और इसका डिस्टेंस यहाँ से, ये दोनों डिस्टेंसेस आप निकालेंगे और फिर इन डिस्टेंसेस का स्क्वायर करेंगे। सो वो क्या चीज़ आएगी, कांस्टेंट आएगा। तो अब यहाँ पे आपने ये काम करना पड़ेगा। तो ये हमने पी बी निकालना है, पहले पी बी निकाल लें। तो पी बी के लिए आपको क्या करेंगे, ये जो आपके पास पॉइंट्स हैं, ये जो पॉइंट्स हैं इसको एक्स वाई कंसिडर कर लिया, ये a,0, ये -a,0। सो a,0 से x, y का डिस्टेंस निकालेंगे। x और y को यूज़ करके a,0 का आप डिस्टेंस निकाल लें, ये, एंड देन पी बी निकाल लें। पी ए निकाल लें, -a और एक्स वाई को यूज़ करके यहाँ पे हमने ये निकाल लिया, ठीक है। एंड देन इसका स्क्वायर कर लें, इन दोनों का सम करके स्क्वायर कर लें, यानी कि इन दोनों का सम करके ये जो रूट है, रूट वाली वैल्यू नज़र आ रही होगी, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर कर लिया, विच इज़ इक्वल्स टू कांस्टेंट। दूसरी साइड पे आपके पास कांस्टेंट आना है। एंड देन आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो फिर सिंप्लीफाई करने के बाद जो रिज़ल्ट आएगा वो 2x² + y² + a² इज़ इक्वल्स टू कांस्टेंट आएगा। ये स्टेप्स थोड़े से ब्लर हैं, लेकिन आप इसको करेंगे तो ये क्लियर हो जाएंगे। नाउ थर्ड इज इट्स डिस्टेंस -1 0 इज़ 3 टाइम्स इट्स डिस्टेंस फ्रॉम 0,1। किस चीज़ का डिस्टेंस, उसी पॉइंट का डिस्टेंस -1 0 से इस 3 टाइम्स, -1 0 से अगर इसका डिस्टेंस निकालें इस पॉइंट का, ये आपके पास -1 0 है, यहाँ से इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालेंगे, वो क्या होगा, 3 टाइम्स इट्स डिस्टेंस फ्रॉम 0,1। 0,1 से डिस्टेंस निकालेंगे, उसको आप 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आ जाएगा। आई रिपीट अगेन, द डिस्टेंस फ्रॉम दी 0,1 टू पॉइंट x, y को 3 टाइम्स करेंगे तो जो डिस्टेंस आएगा वो किसके इक्वल आएगा, -1,0 से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस आएगा।
सो यही कंडीशन हम यहाँ पे नीचे बनाएंगे, यानी कि पहले वाले को ए का नाम दिया, बी का नाम दिया, और पी ए का जो डिस्टेंस है बराबर है 3 इंटू पी बी के। तो ये डिस्टेंसेस निकालें, उनका स्क्वायर लिया, स्क्वायर लेने के बाद आपने जो है वो उसके साथ जब ये सारा कुछ करेंगे तो फाइनली आपके पास आफ्टर कैलकुलेशन जो रिज़ल्ट आएगा ये आ जाएगा 2x² प्लस 4 एंड दिस, ठीक है, 4x² आ रहा है। नंबर 4 इज़ इट इज़ ऑलवेज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस और दिस। वो जो x, y पॉइंट है उसका डिस्टेंस यहाँ से और यहाँ से इक्वल होगा। मीन यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, x, y का यहाँ तक का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर x, y का यहाँ तक का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर आप क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वल रख देंगे। ये क्योंकि वो कह रहे हैं कि इन दोनों का ये जो डिस्टेंस होगा ये इक्वल होगा, तो ये डिस्टेंस अगर इक्वल होगा तो आप इसको इक्वल रख देंगे। डिस्टेंस निकालने में थोड़ी सी कैलकुलेशन है, वो ज़रा देख लें। सो ये जो आपके पास एक पॉइंट था a माइनस बी को माइनस एक्स कर देंगे, उसमें से बी ए प्लस बी माइनस वाई कर देंगे, एंड देन अंडर रूट के अंदर इस सब के अंदर स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पे ओपन होगा। यहाँ पे स्क्वायर का फार्मूला, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन होगा। जो फार्मूला अगर मैं आपको डिक्टेट करवा दूँ तो वो अपने पास नोट कर लें, ये होता है a² प्लस b² प्लस c²। किस चीज़ का फार्मूला, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फार्मूला जो होता है वो होता है a² b² c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। अब यहाँ पे बीच में माइनसेस हैं क्योंकि यहाँ पे अंदर आपको माइनस नज़र आ रहे हैं। तो फार्मूला में जो भी आप ए बी को मल्टीप्लाई करवाएंगे, जिसको भी मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो उसके साथ साइन भी माइनस करवाएंगे, तो ये आ जाएगा -2ab माइनस प्लस 2bc एंड देन इस तरीके से -2ac। सिमिलरली यहाँ पे भी ओपन करेंगे, a प्लस a² b² c² ab 2bc 2ac, एंड देन कैलकुलेशन करेंगे तो फाइनली आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा वो कुछ इस टाइप का आएगा सिंप्लीफाई होके, एंड देन दूसरा वाला रिज़ल्ट भी आपने सिंप्लीफाई करना है, अपने इन दोनों को इक्वल रख देना है। तो हम दोनों ही को इक्वल रखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, एंड देन जो चीज़ें कैंसिल हो रही होंगी क्योंकि जितने भी a² b² c² x² y² z² ये सारे कैंसिल हो रहे होंगे, एंड देन बचेगा क्या, ये बच रहा है कुछ 4bx एंड 4by, ये चीज़ बच रही है। एंड एक और चीज़ आपके पास बस ये 4b आप कॉमन ले लेंगे, x माइनस y इक्वल्स टू 0, और फाइनली आपके पास 4b को डिवाइड में जाके तो x माइनस वाई जो है वो 0 को इक्वल आ जाएगा। नंबर 5 है द स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट a 1,3 इज 3 टाइम्स द स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट b। लाइन का स्लोप निकालेंगे ज्वाइनिंग दी पॉइंट, इस पॉइंट को जो ज्वाइन करे, और किससे ज्वाइन करे, उस पॉइंट से ज्वाइन करे px, y से। px, y जो फिक्स पॉइंट है हमारे पास जिसके हम लोकस निकालना चाह रहे हैं, उस पॉइंट के साथ आप इसका स्लोप लेंगे, किसका, इस a का स्लोप लेंगे, एंड देन ये जो स्लोप आएगा ये बराबर आएगा 3 टाइम्स स्लोप ऑफ दी लाइन, उसी x, y का स्लोप जो हम b के साथ लेंगे। तो अब इसको मैं अगर लिखूँ m पी ए जब आप लेंगे वो बराबर आएगा एम पी बी के। पी बी को, पी और बी पॉइंट को यूज़ करके स्लोप निकालेंगे और इसको 3 टाइम्स कर देंगे, तो वो इक्वल आएगा पी का ए के साथ आप स्लोप निकालें, ये दोनों चीज़ें इक्वल आएंगी। तो यही चीज़ हम यहाँ पे नोट की भी होगी, इसको देख लेते हैं। सो ये एक को आपने m1 कह दिया और एक को m2 कह दिया, सो m1 इज इक्वल टू 3m2। हम स्लोप का फार्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। सो y माइनस 3 x माइनस 1, क्योंकि दूसरा पॉइंट 3,1 था, सॉरी 1,3 था, और एक पॉइंट p जो है वो तो x, y ही है, और सिमिलरली जो है आपने दूसरा भी m2 भी निकाल लिया। सो दोनों को आपने निकालने के बाद इस इक्वेशन के अंदर रखा, और इस इक्वेशन में रखने के बाद हमने इसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करके जो रिज़ल्ट आया वो आ गया आपके पास xy इज इक्वल्स टू 3। तो ये था हमारे पास फाइनल रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड दी x एंड y इंटरसेप्ट ऑफ दिस। इंटरसेप्ट्स कैसे फाइंड करते हैं, सो बहुत सिंपल है, एक इक्वेशन दी हुई है आपको और उसी इक्वेशन को यूज़ करके आपने क्या निकालना है, इंटरसेप्ट निकालना है। सो इंटरसेप्ट निकालने का मीनिंग ये है कि आप
आपको अगर एक्स इंटरसेप्ट निकालना है तो आप वाई की वैल्यू ज़ीरो रखते हैं, और अगर वाई इंटरसेप्ट निकालना है तो एक्स की वैल्यू ज़ीरो रखते हैं। सो इंटरसेप्ट होते हैं क्या है, जैसे कि आपके पास ये एक लाइन है, उस लाइन की आपको इक्वेशन दी हुई है 3x + 2y, ठीक है। लेट से मैं ये मान लेता हूँ कि ये इसकी इक्वेशन है। मुझे ये निकालना है कि ये लाइन ऐसे एक्सपेंड होगी, ऊपर जाएगी, और ये जाके, जैसे कि मैं इसको ये वाली लाइन ले लेता हूँ, इस लाइन को हटा दें, आप कैंसिल कर दें, ये लाइन है, इसकी इक्वेशन दी हुई है। तो ये जहाँ पे वाई एक्सिस को टच कर रही है इसको कहते हैं हम वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। जो जहाँ पे वाई एक्सिस को टच कर रही है उसको आप क्या कहते हैं, वाई इंटरसेप्ट। और जहाँ पे एक्स एक्सिस को टच कर रही है उसको आप कहते हैं एक्स इंटरसेप्ट। सो एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए हमें ये बात पता है कि एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू जो होती है वो ज़ीरो होती है। सो एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू ज़ीरो होती है, तो इसीलिए आप इस इक्वेशन में उस टाइम पे जब आप ये पॉइंट निकालना चाहते हैं तो वाई की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, ज़ीरो रख देंगे। और अगर आप वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू निकालना चाहते हैं, सो इसको कहते हैं सॉरी, वाई एक्सिस पे वाई की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो एक्स की वैल्यू ज़ीरो रख देंगे, क्योंकि वो कहलाएगा आपका वाई इंटरसेप्ट। सो एक्स इंटरसेप्ट के लिए हमने वाई को ज़ीरो रख दिया, ठीक है। सो वाई को आप ज़ीरो रखें, एक्स की जो वैल्यू आई ये आ गई आपके पास एक्स इंटरसेप्ट। सिमिलरली वाई इंटरसेप्ट निकालने के लिए एक्स की वैल्यू को ज़ीरो रख दें, सो ये आ जाएगा आपके पास वाई इंटरसेप्ट। यही आपने सेकंड वाले के साथ करना है, थर्ड वाले के साथ करना है, फोर्थ क्वेश्चन के साथ एक्स वाई + 3x = 0, इसमें भी एक्स इंटरसेप्ट = निकाल लेना है, वाई इंटरसेप्ट निकाल लेना है। इसमें वाई इंटरसेप्ट आप नहीं निकाल सकते, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ कंडीशन इस तरह की है कि आप इसका वाई इंटरसेप्ट नहीं निकाल सकते। सो इसको ड्रॉप कर देंगे। फिर इसी तरीके x² - ये इसका जो है आप क्या निकालेंगे, एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए आप y को ज़ीरो पुट करेंगे, लेकिन यहाँ पे y है ही नहीं। जब y है ही नहीं तो फिर आप जस्ट इसके लिए सिंप्लीफिकेशन करेंगे, यहाँ पे y मौजूद ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से अब x कॉमन ले लेंगे तो x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो x की वैल्यू 2 आ गई। तो ये आ गई +5 और -2। इट्स मीन डैट ये कोई ऐसी लाइन है जो कि इस तरह से है कि -2 और 5 के दरमियान, या कुछ भी इस तरह की लाइंस हैं जो -2 को भी क्रॉस करिए और 5 को भी करिए। ये अब लाइन नहीं हो सकती, कर्व है एक्चुअली, ठीक है। सो ये भी एक कर्व है जो कि XY + y², इसमें भी आप एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट निकाल लें। एक्स को ज़ीरो पुट करके वाई को ज़ीरो पुट करके, लेकिन जब आप एक्स को ज़ीरो पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू सिंपल नहीं निकलेगी, वाई की वैल्यू जिस तरह से होगी, और ये आपके पास एक ज़ीरो आएगी वैल्यू, दो ब्रैकेट्स आ जाएंगे, एक y = 0 और y - 1 = 0, y = 1, y = 0। तो इस तरीके से वाई इंटरसेप्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये सेम पेज है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द स्लोप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लाइंस। वो कह रहा है कि स्लोप निकालने का कह रहा है, द बाइसेक्टर ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड कोऑर्डिनेट्स, व्हाट इज द इंटेंशन इक्वेशन है, बताइए। आई थिंक अभी देखते हैं इसको। सो ये इंक्लिनेशन, सॉरी, व्हाट इज द इंक्लिनेशन ऑफ एंड स्लोप। इंक्लिनेशन कहते हैं एंगल को एक्चुअली, ठीक है। सो एंगल का दूसरा नाम क्या है, इंक्लिनेशन है। इंक्लिनेशन एंड द स्लोप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लाइंस, द बाइसेक्टर ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड कोऑर्डिनेट। अब ये बाइसेक्टर ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड कोऑर्डिनेट होता क्या है, ये कुछ इस तरह से एक चीज़ है, जैसे ये कोऑर्डिनेट्स एक्सिस हैं, ये एक्स है, ये वाई है। इसको आप कहते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इसको कहते हैं सेकंड, इसको कहते हैं थर्ड, इसको कहते हैं फोर्थ। आपका फर्स्ट और सेकंड को बाइसेक्ट करने वाला, फर्स्ट को और थर्ड को दो इक्वल पार्ट में तोड़ दे, इसको कहते हैं बाइसेक्टर ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड कोऑर्डिनेट। सो ये एक लाइन हमने खींच दी जो कि फर्स्ट और थर्ड कोऑर्डिनेट को बाइसेक्ट कर रही है। इसका आप यहाँ से एक्स एक्सिस से एंगल देखें तो ये आता है 45, यहाँ से अगर एंगल देखें तो ये आता है 45। हमें ये एक्सिस, ये इसका इंक्लिनेशन है तो ये 45 है, तो ये आपने इंक्लिनेशन नोट कर लिया 45 डिग्री। इसका स्लोप निकालना है। सो इसका स्लोप निकालने के लिए एक और फार्मूला हम यूज़ करते हैं, जो फार्मूला होता है स्लोप = tan थीटा जस्ट। सो यहाँ पे tan अल्फ़ा लिख देंगे, अल्फ़ा हमने इसके लिए यूज़ किया, तो tan 45 जो m = 1 आ जाएगा। tan 45 की वैल्यू 1 होती है।
नंबर 2 द बाइसेक्टर ऑफ द सेकंड एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट। तो सेकंड एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट का जो बाइसेक्टर होगा वो कुछ इस तरह से होगा, ये सेकंड कोऑर्डिनेट है और ये फोर्थ कोऑर्डिनेट है, इन दोनों को बीच से तोड़ देगा। अब जो एंगल होगा वो आपका होगा 90 + 45। जो एंगल हम लेते हैं हमेशा कहाँ से लेते हैं, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, तो ये आ गया 135। सो 135 एंगल को अगर आप यूज़ करें tan थीटा में तो आपको जो स्लोप आने वाला है वो आएगा -1। सो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये इंक्लिनेशन और स्लोप = m = tan अल्फ़ा 10 135 को यूज़ करके निकाल लिया आपने, m = -1 आ गया। द एक्सिस ऑफ x, इट x एक्सिस आपने क्या निकालना है कि x एक्सिस का निकालना है, द एक्सिस ऑफ x। तो x एक्सिस के लिए, तो x एक्सिस कौन होता है, ये x एक्सिस है, इसका जो एंगल होगा x एक्सिस से क्या होगा, वो भी 0 होगा, तो इंक्लिनेशन क्या होगी, 0 हो गई। तो tan अल्फ़ा निकालेंगे, tan 0 निकालेंगे तो tan 0 भी 0 आता है, तो x एक्सिस का स्लोप हम जानते हैं वैसे भी 0 होता है और आ भी गया 0। सिमिलरली द एक्सिस ऑफ y, एक्सिस ऑफ y का निकालेंगे तो y एक्सिस क्या होता है, यहाँ तक के क्या क्या एंगल बनेगा, ये बनेगा 90 डिग्री। सो 90 डिग्री इसका अल्फ़ा आ गया। जब आप 1090 निकालते हैं तो इसकी वैल्यू आती है इन्फिनिटी, मैथ एरर देता है कैलकुलेटर। सो ये आपके पास इसकी एक्चुअल वैल्यू इन्फिनिटी होती है। क्वेश्चन नंबर 7, द स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स। स्लोप का फार्मूला लगाना है और स्लोप निकालना है। स्लोप का फार्मूला मैं आपको रिपीट करवा देता हूँ, m = y2 - y1 डिवाइड बाय x2 - x1, राइट। सो अब आप इसका स्लोप निकाल लें, 3,7 2,9, इसमें से y कौन है, 7 और 9 y है हमारा, 9 को आप y2 ले लें और 7 आपका y1 हो गया। सो 9 - 7 डिवाइड बाय 2 - 3, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप आ जाएगा -2। इस तरीके से इसका स्लोप निकालें। 5, -2 3,6, तो कैसे निकालेंगे 6 + 2, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, -2 है, तो ये 6 पे जब 2 माइनस करेंगे तो ये माइनस नहीं होगा, प्लस हो जाएगा। और 3 - 5 m = -4 आ गया। 5 - 2 3 3 और 3 - 3 -2 - 5 -1 2 -1 5 m = 5 - 2 और डिवाइड बाय दिस नंबर 5 -5 - 4 1, -2। सो इसका भी आप निकाल लें स्लोप, जितने भी स्लोप आ जाएंगे। इसी तरीके से b - 0 एंड a - 0, b/a आ गया स्लोप। तो ईच ऑफ द फॉलोइंग स्लोप ऑफ द लाइन इज गिवन, इज द स्लोप ऑफ द लाइन नंबर a पैरेलल परपेंडिकुलर टू इट। आपको एक स्लोप गिवन दिया हुआ है, ठीक है हमें इसकी पैरेलल लाइन का और इसकी परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप फाइंड करना है। सो दो रूल्स आपने याद रखने हैं। सबसे पहले कि अगर दो लाइन आपस में पैरेलल हैं, इट्स मीन डैट अगर इसका स्लोप m1 है और इसका स्लोप m2 है, सो पैरेलल लाइन का स्लोप क्या होता है, इक्वल होता है। अगर दो लाइन से आपके पास आपस में इस तरीके से परपेंडिकुलर है और पहले वाली का स्लोप जो है वो m1 है, दूसरे वाले का स्लोप जो है वो m2 है, सो इस कंडीशन में जो कंडीशन होती है वो होती है अगर m1 को m2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो जो आंसर आता है वो -1 के इक्वल आता है, ठीक है। सो ये दो कंडीशंस हम यूज़ करेंगे, इनको आप नोट कर लें। अभी हमारे पास ये स्लोप है, इसको आप m1 ले लें और इसको आप m2 ले लें, ठीक है, और लाइंस पैरेलल हैं, तो पैरेलल लाइन का स्लोप जो है वो ये जो ma हमने निकालना है वो ma क्या हो जाएगा, 2,3 ही आ जाएगा, क्लियर। सिमिलरली mb निकालना है, mb और m के दरमियान जो रिलेशन है वो है परपेंडिकुलर का। सो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करवाएं, ठीक है। सो जब मल्टीप्लाई करवाएंगे आंसर -1 आना है, मुझे पता है। सो ये जो परपेंडिकुलर लाइन है इसका स्लोप अगर मैं निकालना चाहता हूँ तो इसको इधर मल्टीप्लाई में ले जाऊँ, इसको इधर डिवाइड में ले आऊँ, सो ये हो जाएगा -3/2। सो जो सर परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप आएगा क्या आ गया, -3/2 आ गया। इसी तरीके से ये आपके पास 7/2 है, तो इसकी पैरेलल लाइन का इक्वेशन स्लोप क्या होगा, वो यही होगा जो है, तो दोनों इक्वल होंगे। ये लाइन है जिसका 7/2 जो है वो स्लोप है -7/2, और इसके पैरेलल एक और लाइन है उसका स्लोप मैं निकालना है, तो वो स्लोप भी क्या होगा, सेम होंगे दोनों। अब परपेंडिकुलर के केस में जो स्लोप आपको गिवन है उस स्लोप को आप इसके परपेंडिकुलर लाइन से, जैसे कि लेट से कि ये दो लाइन से,
ये लाइन है, इसका -7/2 स्लोप है इस वाली का, ठीक है। आपने इसका निकालना है, तो इसके स्लोप को हमने एम बी का नाम दे दिया, तो इसके स्लोप को हमने एम का नाम दे दिया। इन दोनों को आप आपस में मल्टीप्लाई करवाएं, -1 के इक्वल आएगा। अब हमारे पास एक वैल्यू नॉन है, जो आपके पास m की वैल्यू है वो आपको पता है, तो आपको m की वैल्यू पता है, यहाँ पे m की वैल्यू पुट करें, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें, यानी कि डिवाइड वाले को मल्टीप्लाई में ले जाओ, मल्टीप्लाई वाले को डिवाइड में ले जाए, तो एम बी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2/7। सिमिलरली -1, सो ये आ गई आपके पास, एम ए की वैल्यू -1 आ जाएगी, एम बी की वैल्यू 1 आ जाएगी, कैलकुलेट करके देखेंगे तो आ जाएगी। नंबर 4, नंबर 5, ये सारे जितने भी क्वेश्चन है ये सारे सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाइन थ्रू 6, -4 एंड -3, 2 इज पैरेलल टू द लाइन थ्रू दिस फाइंड बाय। क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि एक लाइन है जो पास होती है किससे, -6 और 4 इससे, ठीक है, -6 और 3, 2 से, परपेंडिकुलर है एक दूसरी लाइन के, जो लाइन पास होती है 2, 1 से, ठीक है, इससे पास होती है और इससे पास होती है, ठीक है। इट्स मीन डेट कि आप इसका स्लोप निकालें और इन दोनों पॉइंट्स को यूज़ करके स्लोप निकालें। दोनों का स्लोप हमने निकाल लिए, पहले वाले दो पॉइंट्स को यूज़ करके स्लोप निकाला, एंड देन सेकंड वाले दो पॉइंट्स को यूज़ करके हमने इसका स्लोप निकाला। अकॉर्डिंग टू पैरेलल, सॉरी परपेंडिकुलर नहीं है, दोनों लाइन्स आपस में पैरेलल हैं, यानी कि ये जो दो पॉइंट्स हैं इन दोनों की लाइन और इन दोनों की लाइन दोनों आपस में पैरेलल हैं। सो जब आप दोनों स्लोप निकालेंगे, इन दोनों स्लोप कैसे होंगे, क्योंकि पैरेलल लाइन्स हैं तो ये दोनों स्लोप्स आपस में इक्वल होंगे। जब ये दोनों स्लोप्स आपस में सेम होंगे, इक्वल होंगे, सो अब आप क्या करें, इन दोनों को इक्वल रखते हैं और इक्वल रख के इसको y की वैल्यू निकालें, तो y की वैल्यू आ गई 7/3। तो इस तरीके से हमने ये टेक्निक यूज़ करके y की वैल्यू फाइंड कर ली। इस तरह से आप y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द लाइन थ्रू दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस। तो दो पॉइंट्स हैं, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, इससे जो लाइन पास होती है परपेंडिकुलर है इसके इसके और इसके लाइन के, दोनों को परपेंडिकुलर है, यानी कि पहला वाला स्लोप निकालें आप, दूसरे वाले दो पॉइंट्स को रख के स्लोप निकालें, फिर उन दोनों स्लोप्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा दें, -1 के इक्वल आएंगे, दोनों को आपने मल्टीप्लाई करवा दिया, -1 के इक्वल रख दिया, एंड देन इस कंडीशन की आप सिंप्लीफिकेशन कर लें। तो इसकी सिंप्लीफिकेशन के लिए क्या करना है, इसको इधर मल्टीप्लाई में ले जाएं, इसको ऊपर मल्टीप्लाई करवा दिए, नीचे 5 आ गया, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 8/5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग द स्लोप प्रूव दैट दिस आर दी वर्टाइसेस ऑफ राइट ट्रायंगल। हमने ये बात प्रूव करनी है कि जो 3 वर्टाइसेस हैं वो राइट ट्रायंगल के वर्टाइसेस हैं, और क्या चीज़ यूज़ करके करनी है, स्लोप को यूज़ करके करनी है, स्लोप का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। सो स्लोप का कॉन्सेप्ट यूज़ करने के लिए आपको क्या करना है, पहले एक राइट ट्रायंगल बना लिया, उसके कोऑर्डिनेट को अलाइन कर हमने जो है असाइन कर दिए, ये वैल्यूज़ A B C जो है आपने बता दिया कि ये स्लोप्स है, वो सॉरी इसके वर्टाइसेस हैं, एंड देन आपने ये चीज़ प्रूव करनी है कि इसमें ये जो दो लाइन्स है, ये वाली लाइन A और B का जो स्लोप निकालेंगे और A और C का जो स्लोप निकालेंगे, ये दोनों स्लोप्स परपेंडिकुलर की कंडीशन को फॉलो कर रहे होंगे स्लोप की, यानी कि दोनों मल्टीप्लाई करवाएंगे तो दोनों का आंसर क्या आ जाएगा, -1 की इक्वल आ जाएगा। तो हमने जो है ए बी का स्लोप निकाला 5,9 आया, बी सी का स्लोप निकाला वो आ गया आपके पास -2,7, एंड देन ए सी का स्लोप निकाला जो कि 7/2 आ गया। बी सी इज़ परपेंडिकुलर टू ए सी, ये बात देख लेते हैं, बी सी इज़ परपेंडिकुलर टू ए सी। अच्छा, अब होता ये है कि जब आप ट्रायंगल बनाते हैं, सो वो ट्रायंगल ऐसा नहीं बन पाता जैसा आपको चाहिए, ठीक है। अगर मैं ये ट्रायंगल बनाऊं ए बी सी, सो अब ये सही हो जाएगा। तो ए बी इज़ परपेंडिकुलर टू बी सी इज़ परपेंडिकुलर टू ए सी वाली ए बी वाली कंडीशन आ रही है। ए बी बी सी एंड ए सी, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। सो यानी कि आपने जो असाइन किए हुए होते हैं वर्टाइसेस, वो उस तरह से नहीं होता। अब यहाँ पे कोई से भी दो लाइन अगर जो है एक इन वर्टाइसेस में से कोई से भी दो स्लोप अगर आपके पास परपेंडिकुलर की कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं, इट्स मीन डेट कि आपका ट्रायंगल जो है वो क्या है। सो मैं यहाँ पे इसको आपके लिए प्रॉपर बना दूँ राइट ट्रायंगल, जिस पे से एक होगा बी सी और एक होगा ए सी,
सो ये जो ए सी है ये बी सी के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो आपने ट्राइंगल का जो नेम जो है वो ऐसे देना था, ए बी सी, ए टॉप पे, बी यहाँ पे और सी यहाँ पे। एक ये पैटर्न यूज़ होता है जो बुक्स फॉलो करती हैं, वो ये यूज़ करती हैं कि ए ऊपर, बी यहाँ पे, सी यहाँ पे। एक ये भी होता है ए आप यहाँ इसको देते हैं, बी इसको देते हैं, सी इसको देते हैं। तो ये वाला रूल नहीं फॉलो हो रहा है जो मैंने दिया था, ये वाला रूल फॉलो हो रहा है, ए टॉप पे, बी और सी। तो बी सी जो है वो परपेंडिकुलर आ गया, ये आपको नज़र आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं 7/2 है और यहाँ पे -2/7 है, और दोनों को अगर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेजर ऑफ द एंगल फ्रॉम द लाइन L1 with slope -1/3 to the line L2 is 135. Find the slope of the line L2. अब आपको एंगल गिवन है और एक स्लोप गिवन है, दूसरा स्लोप फाइंड करना है। इसके लिए एक फार्मूला होता है हमारे पास, फार्मूला नोट कर लें। फार्मूला है tan θ = m2 - m1 / m1 + m2। ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे जिसमें से आपके पास दो चीज़ें नॉन है और एक चीज़ अननॉन है। सो यहाँ पे आपके पास m2 अननॉन है, m1 आपको गिवन है, 1 - 1/3 आपको गिवन था, तो हमने m1 ले लिया कि -1/3 है, और एंगल आपको गिवन है 135। तो यहाँ पे 135 रखें और जस्ट इसकी कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन ज़रा देख लेते हैं कि यहाँ पे आपने m1 की जगह पे -1/3 रख दिया, तो ये आ गया। इधर नीचे एलसीएम, ऊपर भी एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा आपके पास 3, ठीक है। एलसीएम 3 आ जाएगा और ये 3 के साथ जो है वो 3 इधर m2 के साथ जाके मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, एंड देन +1 / 3 - m2। नीचे अगर एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 3 - m2 / 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। एंड 135 की वैल्यू देख लें तो 135 की वैल्यू आती है आपके पास -1। सो ये चीज़ फाइनली ये बन गई। इसको आपने इधर मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद अब आपने इसकी क्या थोड़ा कैलकुलेट करना है, तो m2 की वैल्यू आ गई आपके पास -2। द मेजर ऑफ द एंगल फ्रॉम द लाइन विद द स्लोप m -1 / m+1, और आपने दूसरी लाइन का स्लोप फाइंड करना है। फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल फ्रॉम द लाइन। अच्छा, आपने एंगल फाइंड करना है, तो पहले वाली जो लाइन है उसका स्लोप आपको m दिया हुआ है, दूसरी वाली जो लाइन है उसका स्लोप m - 1 / m+1 दिया हुआ है, और आपने एंगल फाइंड करना है। सो कैलकुलेशन है जस्ट, तो ये ही फार्मूला रखना है, और इसके अंदर एक वैल्यू आपने m2 की वैल्यू क्या रख दी, m - 1 / m+1, और उसकी यहाँ पे क्या रख दिया आपने, m रख दिया, और नीचे रख दिया 1 + m × दिस, और फिर आपने इसका एलसीएम लें, एलसीएम लेके आप इसकी कैलकुलेशन करें। सो ये कैलकुलेशन के बाद हमारे पास कुछ ये चीज़ आती है, -m² + 2m - 1, नीचे आता है m² + m। इसके बाद आपने क्या करना है कि ऊपर जो है वो आपके पास एक फार्मूला बन रहा है। फार्मूला किस तरह से बन रहा है, फार्मूला कुछ इस तरह से बन रहा है कि ये आपके पास a² a² 2ab + b², ठीक है। ये लिखा हुआ है a², ये लिखा हुआ है 2ab + b², तो ये बन गया एक फार्मूला, बट आई थिंक यहाँ पे कोई मिस्टेक है। इस तरह से -m² + 2m - 1, यहाँ से अगर आप माइनस कॉमन निकालते हैं तो ये चीज़ बन जाती है, क्लियर। एंड नीचे आपके पास 1 + m², अगर आप इसमें से m कॉमन निकाल लें, सो बट स्टिल ओके, सॉरी, मिस्टेक सिर्फ ये है, ये देख लें। सो ये जो है आपके पास नीचे वाला डिनोमिनेटर, इसको मैं यहाँ पे अलग से लिख रहा हूँ, m 1 + m बन रहा है, राइट। और यहाँ पे ऊपर अगर आप इसको निकालें, सो ऊपर आपके पास जो वैल्यू है, ये जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 - m², फिर भी -1 नहीं आ रहा। सो इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, इसको हम खुद से कैलकुलेट करेंगे, एंड देन आई विल शो यू कि इसका ट्रायंगल जो है वो, इसका जो एंगल है वो आपके पास क्या आ रहा है। इसको
सेपरेटली कैलकुलेट करके शेयर कर दूँगा. ओके, सो नेक्स्ट वी हैव सम अदर क्वेश्चंस which we'll do which we will do in the next lecture. Thanks for watching.